आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया, ठीक है। 22 क्वेश्चन अब आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपने सेल्फ ट्राई करना है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन को। नहीं होगा तो फिर मैं इसको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बेटे, क्वेश्चन वाला। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड 6 लाख से 16 लाख। In the absence of any information, it will be treated as purchase of land, means considered as negative amount while calculation of investing activity. 10% long-term investment, 4 lakh से 2,50,000. Investment decrease हो रही है, that means sale of investment. 1,50,000 rupees treated as positive amount because it results in inflow of cash while calculation of cash flow from investing activity. एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो भी परसेंटेज आपको दी होगी विद इन द क्वेश्चन, दैट विल बी ट्रीटेड एज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते थे 11th में बेटे। तो ये आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी ही करनी है, इधर देयर इज एनी इंफॉर्मेशन और नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जहां तक हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया बेटे, हमें 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम 4 लाख पर 10% कैलकुलेट करेंगे या 2,50,000 पर, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेल हुई है और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि डेट ऑफ सेल क्या है। तो अब ये बात डिपेंड करेगी हमारी एजम्पशन पर। अगर आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड on the very first day of the current year, that means on 1st April 2014, तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट निकालना होगा वो 2,50,000 पर। और अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 31st मार्च 2015, तो फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 4 लाख रुपीज पर। नो डाउट दोनों ही केसेस में जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, लेकिन ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे। आप ये देख लो कि दोनों, एक के केस में इंटरेस्ट बनता है 40,000, एक के केस में इंटरेस्ट बनता है 25,000। इट मींस इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 15,000 रुपीज। तो आपके आंसर में अगर 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे। यहाँ पर अगर हम नोट देखते हैं तो इन्होंने एज्यूम किया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट सेल हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर। इट मींस इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा 4 लाख पर। अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग सेल कर दी है, तो फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 250 पर। तो आपके केस में जो, इस केस में जो इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा 15,000 रुपीज का, इट मींस जो सेकंड आंसर होना चाहिए वो 10,13,000 रुपीज आंसर होना चाहिए। तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे, 10,13,000 भी और 10,28,000 भी। 10,28,000 आंसर आएगा अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आंसर आएगा 10,28,000, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट बनेगा 40,000 रुपीज। अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सेल की है, तो फिर आंसर आएगा 10,13,000, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट आएगा 25,000 रुपीज। ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे, किसी भी तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एज्यूम करने में। आप बिगिनिंग भी एज्यूम कर सकते हैं, एंड भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेम आंसर आए, तो जैसे इन्होंने एज्यूम करके निकाला हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, आप भी सेम अजम्पशन ले लेना, फिर ये आंसर आएगा। अगर आप अजम्पशन इससे रिवर्स लेना चाहते हैं तो फिर ये आंसर आएगा। दोनों एक्सेप्टेबल है। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख से 3 लाख, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। मशीन जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, 40,000 कॉस्ट, इस पर डेप्रिसिएशन था 12,000 रुपीज का। 12,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। इट मींस हमारे पास उसकी बुक वैल्यू रहेगी कितनी, 28,000 बुक वैल्यू है बेटे, और हमने इसे सेल किया है 35,000 में। 35,000 इज द सेल प्राइस, दैट मींस 7,000 रुपीज प्रॉफिट पर हमने सेल किया।
प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन होती है वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली होती है, ना कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो ये जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ऑन पर्टिकुलर असेट्स, इसका यूज केवल बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करना है, जैसे मैंने यहाँ पर इसका यूज किया है। लेकिन जब आप अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट में पोस्टिंग के लिए आपको एक डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, ये आपने यूज करना है 60,000 रुपीज। फिर सुन लीजिए, जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट की सेल प्राइस आपने दिखानी है 35,000, प्रॉफिट आपने डेबिट साइड में दिखाना है 7,000 रुपीज, और डेप्रिसिएशन आपने दिखाना है 60,000 रुपीज। जो मैंने सर्कल किए हैं 3 वैल्यू, केवल ये वैल्यू आपने दिखानी है, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड। इनको आपने लेजर अकाउंट में शो नहीं करना। और इस तरह से जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास परचेज आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की, जिससे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे। एक सेल वैल्यू आपने यूज करनी है 35,000, और एक परचेज प्राइस जो बैलेंस शीट कराएगी उसे आप यूज करें। तो आपने सेल्फ ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। गुडविल पहले 15,000 थी, फिर 80,000। इनटेंजिबल असेट्स के बारे में आपने ध्यान रखना है कि अगर इनटेंजिबल असेट डिक्रीज हो रही है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ और अमोर्टाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। डिक्रीज के केस में अगर वो आपको क्लियरली सेल बोलता है, इनटेंजिबल असेट्स की बात हो रही है, तो फिर तो आप उसे सेल ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलता, साइलेंट है क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल असेट, then it will be treated as amortization or written off and considered while calculation of operating activity. But if there is increase in the value of intangible assets, जैसे कि यहाँ पर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, then it will be treated as purchase and considered as negative amount while calculation of cash flow from investing activity, because it results in outflow of cash. मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर दी है बेटे 22nd क्वेश्चन की। अभी भी अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, फिर सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को पहले सेल्फ ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व कर करके देता रहूं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, सेल्फ ट्राई नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस केस में। इंफॉर्मेशन सब पहले जैसी इंफॉर्मेशन है, लेजर अकाउंट आपको बनाना आ चुका है, क्लियर मैंने आपको कर दिया, क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया कि कहां पर क्या चीज ध्यान रखनी है। एक बार आपको क्वेश्चन ट्राई करोगे, नहीं सॉल्व होगा तो फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया भी है 2017 में कंपार्टमेंट पेपर। कर लेंगे बेटे इसे, क्या कुछ पूछना है? चलिए, नो रिस्पॉन्स मींस नो डाउट। सर ये इंक्रीज इन गुडविल का बताना एक बारी, क्या कहा था आपने? हमने कहा बेटे कि किसी कोई भी इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, जितने भी इंटेंजिबल असेट हैं, अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है और उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अमोर्टाइजेशन और रिटर्न ऑफ, जिसे आप कंसिडर करते हैं एज ए नॉन कैश आइटम व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मींस अगर इंटेंजिबल असेट डिक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर इंटेंजिबल असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, then it will be treated as purchase just like the other fixed assets। तो ये परचेज ट्रीट होगी, और फिर आप इसकी ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे एज ए नेगेटिव अमाउंट, बिकॉज इट्स रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, क्लियर है हर्ष? यस सर। नेक्स्ट चैप्टर इसमें 23rd क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। From the following information, calculate cash flow from investing activities of X Limited। और हमें गिवन है बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 13 and 14। अब प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर दिए हुए हैं 8 लाख एंड 10 लाख। फिक्स्ड असेट्स 15 लाख एंड 18 लाख 20,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट है बेटे, half of the non-current investment held in the beginning of the year were sold at 15% profit। ध्रुव मेहता बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है यहाँ पर बेटे, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
जितनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास ईयर के बिगनिंग में है उसका हाफ हमने सेल किया है 15% प्रॉफिट पर। तो सबसे पहले तो ये कि आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एक लेजर अकाउंट मेंटेन करना है। ओपनिंग बैलेंस 8 लाख डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख क्रेडिट साइड में। हमने हाफ इन्वेस्टमेंट सेल की है बेटे बिगिनिंग की, मींस 8 लाख का हाफ। हमने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट सेल की है 15% प्रॉफिट पर। 4 लाख का 15% 60,000 रुपीज प्रॉफिट, तो सेल प्राइस आ जाएगा 4,60,000। इसको तो आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 4,60,000, और जो प्रॉफिट है 60,000 रुपीज का, इससे आप अकाउंट्स के डेबिट साइड में दिखाओगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 60,000 रुपीज, और फिर बैलेंस शीट फिगर निकाल लोगे, आपके पास परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ बेटे इसमें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज रुपीज 1,60,000 फॉर द ईयर। तो फिक्स्ड एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे बेटे। ओपनिंग बैलेंस 15 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 18,20,000। डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, और आई थिंक अब आपको वेल नॉलेज है जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग की। अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन 1,60,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, आपके पास परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है, आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड पॉजिटिव अमाउंट बिकॉज इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20,000। डिविडेंड रिसीव्ड आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं, जो सबसे पहले फॉर्मेट आपको बनाकर दिया हुआ है उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब इन्वेस्टिंग इनकम है। और इन तीनों का रिजल्ट क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश है, इसलिए आप तीनों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव अमाउंट की फॉर्म में दिखाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। और फाइनली आप जब टोटल लगाएंगे यू विल गेट द आंसर 5,25,000। तो मेनली जो आपको ध्यान रखना है वो फर्स्ट और सेकंड इन्फॉर्मेशन के बारे में है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। सेल आपके पास आ रही है 4,60,000, जिसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे पॉजिटिव अमाउंट। परचेज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जिसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे एज ए नेगेटिव अमाउंट। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे आप बेटे, जिसमें बैलेंसिंग फिगर परचेज आएगी, उससे आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना होगा एज ए नेगेटिव अमाउंट। बाकी ये तीनों बिल्कुल क्लियर है, ये तीनों इनकमिंग ऑफ कैश हैं और हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है, तो ये सब आपको एज ए पॉजिटिव अमाउंट शो करनी है। हाँ जी बेटे, कोई डाउट है इसमें? कर सकते हैं 23 क्वेश्चन भी। 70 95 यस और नो? देखो मैं करवाने के लिए मना नहीं कर रहा, रिटर्न में भी करवाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार आप लोग ट्राई कर लें इसे। अगर आपको लगेगा कि भी आपसे नहीं होगा तो फिर मैं इसको रिटर्न भी करवा दूँ, लेकिन क्लैरिटी मैं आपको दे ही रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा अपना सेल्फ इनिशिएट। बोल रहे हैं सर तो यार आवाज़ ही नहीं आ रही, ये क्या होया? सुन ले यार। शिट मैन, बुलशिट। ओह मैन, what the fuck? 9500 और 460 हो जाएगा 5 6 16 minus 15 minus this minus होता है असेट्स को ग्रोस वैल्यू पर शो करना, मींस ओरिजिनल वैल्यू पर शो करना। जब हम असेट्स को नेट वैल्यू पर शो करते हैं तो उस केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, हम उससे सेपरेट से मेंटेन नहीं करते, हम डायरेक्ट असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके
नेट अमाउंट शो कर देते हैं। लेकिन जब पॉलिसी होती है विंडो ड्रेसिंग की, जिसमें कि हम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन को अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की नॉलेज नहीं होती, तो उस केस में हम लोग असेट्स के उसमें डेप्रिसिएशन डायरेक्ट माइनस नहीं करते, हम लोग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें कि असेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाया जाता है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिससे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड भी कहा जाता है, इससे एज ए लायबिलिटी शो किया जाता है। एक तरफ से अपने असेट्स को हायर वैल्यू से शो कर दिया, एक तरफ आपने लायबिलिटीज में एक अकाउंट दिखा दिया सेम अमाउंट से, तो अपने आप आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन फुलफिल हो जाती है और आपकी बैलेंस शीट टैली करती है। ये केवल एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है बैलेंस शीट में, कि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन असेट साइड में भी माइनस करके शो कर सकते हैं और उसे लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं, सेम जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे कि आपने पार्टनरशिप कर ली है, आपको मालूम है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को प्रेजेंट करने का वे आप उसे डेटर में से डायरेक्ट माइनस करके भी दिखा सकते हैं, आप उसे लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी प्रोविजन होते हैं दैट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। वो केवल एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है कि हम उसे लायबिलिटी साइड शो ना करके असेट साइड में रिलेटेड आइटम में से माइनस करके शो कर देते हैं। माइनस होने का मतलब यही होता है कि वो रिवर्स साइड की इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसे उस साइड ना दिखाकर उसके जस्ट रिवर्स साइड दिखाओगे तो एज ए नेगेटिव अमाउंट वो शो हो। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹12,80,000, accumulated depreciation thereon ₹5,30,000 was sold at a loss of ₹2,60,000। तो ये ध्यान रखना कि जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन बन जाएगा आपका जो है, जो कि यहाँ पर एक सेपरेट क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है। और ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपको प्लांट एंड मशीनरी गिवन होगी अलोंग विद द बैलेंसेस ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट मींस वी विल प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये नेट वैल्यू गिवन नहीं, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू गिवन है और साइड बाय साइड आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए हुए हैं। तो इस केस में आप दोनों अकाउंट को साइमल्टेनियसली मेंटेन करेंगे। किस तरह से मेंटेन करने आपने, ये देखिए यहाँ पर हम दोनों अकाउंट बनाएंगे साइमल्टेनियसली, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स एज वेल एज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स, एक आपने मेंटेन करने बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिससे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड भी बोला जाता है, दैट इज द सेम थिंग। ये हमने दोनों अकाउंट एक साथ मेंटेन करने बेटे साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस दिखा रहे हैं, हमें क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है बेटे। प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस है हमारे पास, हमें ईयर दिया हुआ है 15 and 16, 48 लाख। The two balance brought down 48 lakh rupees, ये ओपनिंग बैलेंस है, एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ बेटे 65,40,000 का। फिर हमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड एक ही बात होती है। These are treated as a liability having credit balance. क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है बेटे 14,05,000, क्लोजिंग बैलेंस रिवर्स साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज ₹22,10,000। ये देखिए बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, मैंने बैलेंसेस नोट किए हैं बेटे। बुक आपके पास है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। ईयर जरूर चेक करना, ईयर यहाँ पर प्रॉपर सेंडिंग है। 15 and 16, 15 48 लाख एंड 65 लाख 40,000 प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14,05,000 एंड 22,10,000 रुपीज।
ये मैंने बैलेंसेस शो किए हैं सबसे पहले साइमल्टेनियसली दोनों अकाउंट्स में। इसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट 12,80,000 थी। कॉस्ट मींस परचेज प्राइस और वी कैन से दैट ओरिजिनल वैल्यू। इस पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था बेटे वो था 5,30,000। आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डिफरेंस आ गया 7,50,000। दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड। बुक वैल्यू आ गई बेटे और हमने इसे सेल किया एट ए लॉस ऑफ 2,60,000। हमने 2,60,000 लॉस पर इसे सेल किया। अगर प्रॉफिट गया था तो हम इसे प्लस कर लेते सेल प्राइस निकालने के लिए। लॉस कह रहे हैं तो हम इसे माइनस करेंगे। दैट मीन्स 4,90,000 रुपीज हमने सेल किया है। दिस इज द सेल वैल्यू, सेल प्राइस और सेल वैल्यू। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको मेंशन किया हुआ है, ये आपको बताया हुआ है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 12,80,000 है, इस पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन मींस आज तक इस पर जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है वो 5,30,000। इट मींस अगर एट प्रेजेंट और वी कैन से दैट एट द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल आप उसकी बुक वैल्यू देखना चाहते हैं तो कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, बुक वैल्यू आ जाएगी। हमने इसे सेल किया एट ए लॉस। अगर वो सेल प्राइस बोलता तो हम कंपेयर करते और फिर प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते। अगर वो क्वेश्चन में लॉस दे रहे हैं तो बुक वैल्यू में से लॉस माइनस करके सेल प्राइस निकाल लीजिए। प्रॉफिट देता तो हम प्लस कर लेते हैं क्योंकि लॉस माइनस होते हैं प्रॉफिट प्लस होते हैं। तो यही हमने किया बेटे। हमने यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकाल ली है। फिर हमें मालूम है कि इतनी वैल्यू की मशीन हमने 2,60,000 लॉस में सेल की है तो हमने लॉस माइनस करके सेल प्राइस निकाल लिया, दैट इज 4,90,000। अब इस केस में ध्यान रखना है कि किस किस एंट्री की अपने ऊपर पोस्टिंग करनी है। अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं जैसे कि हमारा इस केस में बन रहा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट की भी पोस्टिंग होगी। अगर आप ये अकाउंट नहीं बना रहे मींस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में चल रहे हैं जैसे कि इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो उस केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यूज केवल बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होगा। आप उसकी कोई पोस्टिंग नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि आप उसका अकाउंट नहीं बना रहे होंगे। सेकंड आपको पोस्टिंग दिखानी है लॉस की और थर्ड आपको पोस्टिंग दिखानी है सेल प्राइस। इनकी हम पोस्टिंग दिखाते हैं वन बाय वन। पहले लॉस और सेल प्राइस। हमें मालूम है लॉस और सेल प्राइस को हम शो करते हैं असेट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में एंट्रीज की भी आपको नॉलेज है, लेजर पोस्टिंग भी आपको मालूम है। तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल और सेल है बेटे हमारे पास यहाँ पर 4,90,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस है हमारे पास 2,60,000। ये तो पहले भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये हमने लॉस और सेल प्राइस की पोस्टिंग दिखाई है बेटे। अब आ गया हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो एंट्री आप डेप्रिसिएशन के लिए करते हैं इजी वे में कहना हो तो सेम एंट्री पास की जाती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। दैट मींस द जनरल एंट्री विल बी एक्यूमुलेटेड depreciation account debit to plant and machinery account। ये तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने कहा कि सेम एंट्री मैंने पास की। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटे। जितना पार्ट ऑफ मशीन सेल किया जा रहा है उतना पार्ट डेप्रिसिएशन का हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। जब आप डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज करने के लिए हमने प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट किया हुआ है। That's why the entry will be accumulated depreciation account debit to plant and machinery account। ये तो इसका रियल मीनिंग क्या है जो कि थोड़ा टेक्निकल लगता है समझने में। अदरवाइज अगर आपको इजी में रहना है तो बस जो एंट्री आप डेप्रिसिएशन के लिए करते हैं सेम एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की
और हमने एंट्री की है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब मुझे इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है बेटे। अमाउंट है 5,30,000 और अगर मैं इसकी पोस्टिंग करना चाहता हूं तो मैं दोनों अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी। अगर मुझे पोस्टिंग करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी टू प्लांट एंड मशीनरी के नेम से, और अगर मुझे प्लांट एंड मशीनरी में पोस्टिंग करनी है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नेम। सिंपल लेजर पोस्टिंग की बात हो रही है। हमने दोनों लेजर अकाउंट बनाए हैं तो दोनों में पोस्टिंग जाएगी। तो एक के डेबिट साइड में जिसको हमने डेबिट किया हुआ है उसके डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अमाउंट है बेटे हमारे पास 5,30,000, यहाँ पर भी हमने शो करना है 5,30,000 रुपीज और ये भी हमने शो करना है 5,30,000 रुपीज। देखो एक अकाउंट बन रहा होता तो आप एक ही पोस्टिंग दिखाते, दोनों अकाउंट बना रहे हैं तो हमने दोनों पोस्टिंग दिखाई है, कोई टेक्निकल बात नहीं की जा रही। एंट्री वही है, आप एक एंट्री की डबल पोस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने दोनों अकाउंट मेंटेन किए हुए रिलेटेड टू द एंट्री। अब सबसे पहले आप दोनों में से कोई भी अकाउंट 1 बाय 1 लो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर जब आप असेट अकाउंट बैलेंस करेंगे तो बैलेंस फिगर जो आएगी वो परचेज आ जाएगी बेटे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, फिर दोबारा पानी आ रहा, ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेशन कर लीजिए यार। हमारे पास 70, 72, 76, 77, 50, 80, 78, 20, 78,20,000, 78,20,000 माइनस 48 लाख, डिफरेंस आ गया बेटे हमारे पास 30,20,000। ये बैलेंस फिगर आ रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को जब आप बैलेंस करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आएगा, और करंट ईयर डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डेबिट साइड में। इसलिए एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन या टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिफरेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से लिखना है और वो क्रेडिट साइड में आएगा बैलेंसिंग फिगर। ये आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन है जो हम P&L से चार्ज करते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए बेटे यार। हमारे पास 27,40,000, 27,40,000 माइनस 14,05,000, 13,35,000 रुपीज। अब ये अपने देखना है कि अगर मान लीजिए ये चीज हमारे पास क्वेश्चन में आती है तो हम इसका इफेक्ट कैसे शो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। वो इफेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इफेक्ट कैसे आएगा। हमें मालूम है कि हम फ्लो स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को शो नहीं करना होगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो पहले आप इग्नोर कर दीजिए। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग है वो भी हमारे कैश फ्लो को इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हमें वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट चाहिए जिसने हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट किया है, और वो है हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये आपका आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसे आप प्लस करते हैं एज ए नॉन कैश आइटम। तो इस अकाउंट से तो केवल एक ही फिगर आएगी, वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन जो आपने फाइंड आउट की है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चली जाएगी एज ए नॉन कैश आइटम। अब आ जाइए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो आपने परचेज निकाली है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी नेगेटिव अमाउंट बिकॉज इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। जो सेल है बेटे ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी एज ए पॉजिटिव अमाउंट बिकॉज इट्स रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। जो लॉस है ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और ये प्लस होगा एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस। बस और कोई फिगर बची नहीं है हमारे पास। तो ये लगा कर चलो कि बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है जो जनरली थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करती है क्वेश्चन में। जब आप कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो ये एडजस्टमेंट जब आएगी तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट होती है वो जनरली बस यही एडजस्टमेंट है। अब आगे जितनी भी एडजस्टमेंट आएंगी वो इससे कम ही होंगी, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होगी कोई। तो इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात हमने नहीं की, सिर्फ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने साइड बाय साइड मेंटेन किया है
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री की आपने डबल पोस्टिंग की है, क्योंकि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी पोस्टिंग ध्यान से करनी है। एक बार आप जब सेल्फ इसे ट्राई कर लोगे तो मुझे मालूम है कि कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इसके अंदर। यस बेटे, कुछ पूछना है आपने, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? बोलिए। हाँ सर। एनी डाउट, एनी क्वेरी बेटे? अदरवाइज अब जो आपका होमवर्क है, गुड, वैभव का रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। बाकी का डाउट तो कहीं अगर रह भी जाएगा तो दोबारा डिस्कस करेंगे हम इसे, डोंट वरी। आपका जो होमवर्क रहेगा बेटे, दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 27। एक दर्जन 18 के बाद 18 तक आपने क्वेश्चन कर लिए, अप टू 27 अब आपने कंप्लीट कर लेने हैं। बीच में अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता भी है, अब ये पैदा वो हो आपने जाएंगी या अगर आपने पहले कर पागल दिए मोटी तो बुद्धि की दूर दोबारा नहीं भगा करके देख सकती। लेना। अप टू 20 18 टू 27 अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि 19 टू 27, जो कि बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। पहले यहाँ 10 भी आ रही और भी आ ऑपरेटिंग एक्टिविटी अप टू 18 की बेटे वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 19 टू 27 अब आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 28 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, और उसके बाद हमारा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीशन पर आ जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरी होगी, इट मींस आपको अप टू द लास्ट सब क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी पलक आपने बेटे 19 टू 27 कंप्लीट करके फिर एक साथ क्वेश्चन सेंड करने आइए, अलग अलग सेंड नहीं करने। 19 टू 27 की एक ही पीडीएफ बना देना और उसको फिर सेंड करना, ताकि अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प ले लेंगे बेटे। रिवांशी कल का देखते हैं बेटे, कल का देखते हैं, मतलब ऑफ रखने के नहीं। वैसे तो क्वेश्चन इतने हैं कि आप पहले आराम से कर लो, वीकेंड थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, आराम से कर लो। आपके लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, नोटिस आ गया गवर्नमेंट का कि जो स्कूल गवर्नमेंट ने ओपन किए थे, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, उन्हें फिर क्लोज कर दिया गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स ड्यू टू कोविड अप टू 30th of November। और फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करने के लिए कहा गया 30th November तक। तो जो थोड़ा बहुत स्कूल्स में बच्चों को बुला भी रहे थे डाउट सेशन के लिए, वो भी अब मना कर दिए गए हैं कल से, मतलब कि सब ऑफ है। 30th November तक स्कूल्स फिर बंद कर दिए गए बेटे। जो भी, हमारे तो घर खुले ही नहीं थे, आप लोग तो जा ही नहीं रहे थे, तो जो भी जा रहे थे थोड़े बहुत स्टूडेंट वो भी बंद कर दिए उन्होंने। अब बंद कर दिया कि नोटिस अभी आ गया, न्यूज में भी आ रहा है, तो 30th November तक कंप्लीट ऑफ कर दिया स्कूल फिर से।